साथियों नमस्कार। हम रीट स्पेशल बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को देखेंगे। उसमें बहुत सारे हम प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। जो विकास में वृद्धि होती है उससे क्या तात्पर्य है? तो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, वजन में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि। तो ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, यह सब किसके अंतर्गत हैं? विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। वजन में वृद्धि एक समय तक हो सकती है या लगातार इसमें एक स्थिति के बाद रुकावट आएगी, तो यह हमारा सही होगा, वजन में वृद्धि। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो लाइफ स्पेस को संबोधित करता है? कर्ट लेविन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? मंद बुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को, प्रखर बुद्धि बालकों को। तो हस्तशिल्प की शिक्षा पिछड़े बालकों को देनी चाहिए, जिससे वो अपने जीविकोपार्जन के लिए तैयार हो सकें और उनके अंदर एक कौशल विकसित किया जा सके, जिससे उन्हें अपने जीवन जीने में आसानी हो। फोर्थ क्वेश्चन देखें तो बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। तो बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। अब 5 क्वेश्चन हम देखते हैं। आंशिक पुनर्वलन। आंशिक पुनर्वलन क्या है? आंशिक पुनर्वलन शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावी होता है इन कंपैरिजन टू सतत पुनर्वलन के। तो इसलिए इसमें क्या सही हो जाएगा? सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, यही हमारा सही हो जाएगा। छठे क्वेश्चन को यदि हम देखें तो एक सफल अभ्यास की उपलब्धि का वास्तविक परीक्षण है। यानी एक सफल अभ्यास की उपलब्धि का वास्तविक परीक्षण है अध्यापक, प्रधानाध्यापक, लर्निंग, मूल्यांकन। यानी इसमें क्या है? लर्निंग, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही। 7वें क्वेश्चन को देखें तो हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम में अप्रेरण की भूमिका का, बुद्ध की प्रकृति का, मूल्यों का विकास का। तो हॉल का सिद्धांत किशोरावस्था का विकास इसकी व्याख्या करता है। 8वें क्वेश्चन को देखें तो निम्न में से कौन सा अपसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है? तो अपसमायोजित बच्चे का लक्षण क्या नहीं है? भावनात्मक रूप से परिपक्व, ये अपसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है। बाकी साथियों से झगड़ना, नाखून काटना, तुतलाना, ये अपसमायोजित बच्चे का लक्षण है। 9वें क्वेश्चन को यदि हम देखें तो एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण क्या दिखाता है? सम्मिलन, संरक्षण, समायोजन, वस्तु का प्रदर्शन। तो यह दिखाता है सम्मिलन, यानी पतंग को देखकर उसके अंदर ये चिड़िया की बातें और चिड़िया से कनेक्ट करने की पतंग की बातें आई, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? सम्मिलन। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित कर रहा है? स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, चलना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, उपयुक्त सभी। तो यानी अधिगम को प्रदर्शित करता है चलना, फिर भागना और फिर फेंकना, यानी प्रक्रिया बढ़ रही है। अधिगम की प्रक्रिया बढ़ रही है,
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11वें क्वेश्चन को। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो इसमें क्या समर्थित किया जाता है? जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। 12वें क्वेश्चन को देखें यदि हम, तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो यह कथन स्किनर महोदय का है। उन्होंने क्या कहा? विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। 13वें क्वेश्चन को हम देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ना, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में नवीनता, सृजनात्मक विचार। तो इसमें सभी क्या है? प्रतिभाशाली के लक्षण हैं, लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना ये प्रतिभाशाली के लक्षण नहीं है। 14वें क्वेश्चन को हम देखते हैं, पियाजे के अनुसार, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 11 से 16 वर्ष, 2 से 7 वर्ष और 7 से 11 वर्ष। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष। 15वें क्वेश्चन को हम देखते हैं, डॉट डॉट है, तथा की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे चुनौतियाँ, सीमाएं, खोज पोषण, वंशानुक्रम, पर्यावरण, स्थिरता, परिवर्तन। यानी वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 16वें क्वेश्चन को। तो भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो यह सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी नागरिकों के लिए या सभी छात्रों के लिए। यानी इसमें कोई ये फिक्स टाइटल नहीं दिया है, तो इसलिए सभी छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होती है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए। 17वें क्वेश्चन को यदि हम देखें, तो शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? किशोर। 18वें क्वेश्चन को यदि हम देखें, तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। कैसे सचेत होना चाहिए? कि अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना या शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों से विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, और या फिर प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो इसमें आकलन के लिए उपयोगी और रोचक प्रक्रिया होगी कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों से विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। अगले क्वेश्चन को यदि हम देखें, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि किस लिए महत्वपूर्ण है? कि इससे क्या होगा कि शिक्षार्थी हमेशा समूह से बेहतर सीखते हैं, या फिर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है इससे। और थर्ड है कि इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। और फोर्थ विकल्प है कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। तो इसमें सही हो जाएगा, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से सभी में अलग अलग होती है। कोई कम सीखता है, कोई अधिक सीखता है, तो इसलिए वे भिन्न भिन्न तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जो है प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे को सज़ा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा परामर्श देंगे, आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, आप कारण का पता लगाएंगे तथा उसके प्रयास करेंगे, उसे परामर्श देंगे। 21वें क्वेश्चन को यदि हम देखें तो थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो यह दोनों अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। 22वें क्वेश्चन को यदि हम देखें तो इसका तात्पर्य है 22वें क्वेश्चन में कि निम्न में से जो कथन सही नहीं है, उसके लिए हम क्या देखेंगे कि जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने का महत्व नहीं देता। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। और लास्ट में है कि प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, तो यही विकल्प हमारा सही है। इसमें कहा है कौन सही नहीं है, बाकी सभी विकल्प सही हैं। अगले क्वेश्चन को यदि हम देखें तो ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है, संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट दिया है सामूहिक अचेतन का, तो इसको दिया है युंग महोदय ने। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? तो आइए देखते हैं कौन से सही युग्म हैं। भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, इसको वाइगात्स्की ने दिया। भाषा विचार पर आधारित है, इसको पियाजे महोदय ने दिया। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर ने। तो बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की ने। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से युग्म की सही होने की संभावना कम है? तो भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, ये वाइगात्स्की, ये भी सही है। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे ने, ये भी सही है। लेकिन भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये सही नहीं है, इसी की संभावना कम है। और बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की महोदय का, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम देखें तो लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं, वो क्या हैं? XY, यानी XX है तो लड़की, XY लड़का। नेक्स्ट हम देखते हैं, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन, होल्जिंगर। तो इसमें सही हो जाएगा वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। सेकंड है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल होता है। थर्ड है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। और थर्ड है कि वे बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो इसमें सही हो जाएगा मानकीकृत परीक्षण के लिए मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें तो भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है,
इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो इसमें उपयुक्त कथन हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने के लिए दंडित किया जाए, तो दंड तो किसी प्रकार के विकल्प में सही नहीं हो सकता। सेकंड है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, तो यह भी सही नहीं है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, यह विकल्प सही है। और लास्ट वाला विकल्प भी हमारा क्या है कि जो बच्चे कक्षा मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उपेक्षा करनी चाहिए, तो ये भी गलत है। और लास्ट देखते हैं, आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो यह चर्चा जो है प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद के लिए। तो आगे भी हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, रीट से संबंधित या अन्य परीक्षा में भी उपयोगी है। धन्यवाद। जय हिंद।